तो यार कैसे एक दिवालिया कंपनी जो कि धीरे धीरे अपने कैरेक्टर्स को किन्हीं दूसरी कंपनीज को बेचे जा रही थी, वो आज पूरी दुनिया की नंबर 1 स्टूडियो यानी मार्वल स्टूडियोज बन गई है। हाँ यार, आप सही सुना आपने। जिस मार्वल को आज हम ऐसे देखते हैं वो एक टाइम ऐसी हालत में था जब वो ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था। अब मार्वल अपनी शुरुआत से लेकर 1993 तक तो एक अच्छी खासी कंडीशन में था, लेकिन 1993 में जो उसके शेयर्स की कीमत $35.75 थी, वो 1996 में पूरी तरह से गिर कर $2.38 की ही रह गई थी। और साल के लास्ट तक मार्वल $610 मिलियन के एक भारी कर्ज के नीचे दब गया था। अब कंपनी को इस हालत से निकालने के लिए कई तरीके अपनाए गए, लेकिन वो काम नहीं आए। और दिसंबर 1996 में मार्वल के उस टाइम के ओनर रोनाल्ड पेरलमैन ने कोर्ट में चैप्टर 11 बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने की चार्जशीट दाखिल कर दी। मतलब अब हाल ऐसा था कि मार्वल को अपने कई कैरेक्टर्स के राइट दूसरी बड़ी कंपनीज को बेचने पड़ रहे थे, जिनमें बड़ा नाम उसके सबसे पॉपुलर सुपर हीरो स्पाइडरमैन एंड एक्समैन का था, जिसमें एक्समैन के राइट उसने फॉक्स स्टूडियोज को बेच दिए थे और स्पाइडरमैन के राइट्स को 1999 को $7 मिलियन में सोनी को बेच दिए थे। पर हालात अब भी कुछ सुधरे नहीं थे, मतलब अभी भी मार्वल भारी कर्जे में था। पर इसी बीच मार्वल देखता है कि उसने जिन अपने कैरेक्टर्स लाइक स्पाइडरमैन एंड एक्समैन को बेच दिया था, उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई है और उनके मर्च एंड टॉयज की भी सेल्स आसमान छू रही थी। अब ऐसा क्यों? तो यार, एक्समैन को खरीदने वाले फॉक्स स्टूडियो एंड स्पाइडरमैन को खरीदने वाले सोनी ने इन कैरेक्टर्स पर लाइव एक्शन मूवी बना डाली, जो कि यार लिटरली लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। अब इतनी ज्यादा कि स्टूडियो वाले एक के बाद एक उसके आगे के पार्ट्स लाए जा रहे थे। अब यार इसी कारण से बच्चों ये कैरेक्टर्स बड़ों के बीच में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो अब वैसे तो शायद मार्वल पछता रहा होगा कि साला हमारे पास जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी उसे तो हमने भेज दिया। मतलब अगर मार्वल भी इन कैरेक्टर्स पर कोई मूवी बना देता तो ऑब्वियसली वो अपने कर्जे से बाहर निकल जाता, क्योंकि यार एक्समैन और स्पाइडरमैन ये तो ऐसे नाम थे जो कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी के चलते ये तो लाजमी सी बात थी कि लोग इनकी मूवीज को भी देखते। पर अब जब देर से ही सही मार्वल को ये रियलाइज हो गया था कि उसे भी कोई लाइव एक्शन मूवी बनानी चाहिए, तो उसने इस पर काम करना शुरू किया। अब मार्वल शुरू से इस पर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसके जो पॉपुलर कैरेक्टर्स थे उनको तो उसने बेच दिया था और जो बचे थे वो या तो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे और जो कुछ थे वो भी बच्चों में थे। तो अब मार्वल सोनी की तरह कोई ऐसा स्कोप रखकर मूवी नहीं बना रहा था कि उसे अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करना है, बल्कि बस वो एक डिसेंट सी बच्चों के लिए मूवी बनाकर अपने खिलौनों की सेल बढ़ाना चाहता था और फिर अपने उसी कॉमिक बुक वाले धंधे में इन्वेस्ट करना चाहता था। तो अब बच्चों के लिए मूवी बनानी थी तो उसने बच्चों से ही पूछा कि उन्हें किस सुपर हीरो पर मूवी देखनी है। अब हाँ, ऑब्वियसली उसमें उन्होंने स्पाइडरमैन को ऐड नहीं किया, वरना फिर तो किसी और का नंबर भी नहीं आता। पर उन्हीं कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स में से बच्चों ने आयरन मैन को चुना। बच्चे तेरी माँ की। अब यार मार्वल ने भी बच्चों की मानते हुए साल 2005 में आयरन मैन पर मूवी बनाने का डिसीजन लिया। अब मार्वल का दरअसल प्लान ये था कि वो मूवी किसी और स्टूडियो से बनवाकर एंड डिस्ट्रीब्यूट करवाकर खुद बस उसके मर्च एंड खिलौनों को बेचना चाहता था, ताकि वो अपने कर्ज से बाहर निकल जाए। पर तब कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मार्वल ने लिटरली कभी सोचा भी नहीं था। मतलब यार कोई भी स्टूडियो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आयरन मैन पर मूवी बनाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि सुपर हीरो तो सुपरमैन, बैटमैन एंड स्पाइडरमैन जैसे होते हैं, भला एक लोहे के डिब्बे को उड़ते हुए कौन देखेगा। और 2005 से 8 के बीच पूरे 3 साल अलग अलग स्टूडियोज के धक्के खाने के बाद फाइनली मार्वल ने खुद ही इस पर मूवी बनाने का डिसीजन लिया। पर अब भी उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे पहले तो उसे कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा था और बाद में कोई बड़ा एक्टर भी इस रोल को करने के लिए मान नहीं रहा था। अब उनमें एक बड़ा नाम टॉम क्रूज का आता है। मतलब मार्वल को पता था कि या तो वो इस मूवी से सब कुछ ठीक कर लेगा या फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि उसे खुद को बेचना ही पड़ जाएगा। तो अपनी फाइनल कोशिश में वो अपना बेस्ट देना चाहता था, तो इसीलिए उसने एक बेस्ट डायरेक्टर एंड एक्टर को हायर करने की कोशिश की। पर एक्टर वाले केस में कोई भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो फाइनली काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद मार्वल ने अपने ही जैसे एक बैंक करप्ट एक्टर यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन का रोल ऑफर किया। और यार लंबे टाइम से हर एक मूवी से निकाल दिए जाने के बाद और कोई भी मूवी ना मिलने के कारण RDJ ने भी इस रोल को झट से एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे आयरन मैन से पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर की भी जिंदगी बस एकदम एंड वाले मोड़ पर थी। पर फिर उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आती है उसकी वाइफ, जो कि उसे उसकी नशे वाली आदत से बाहर निकालती है और आयरन मैन 1 मूवी के लिए तैयार करती है। अब वैसे इस स्टोरी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर हम फिर से अपने मार्वल वाले सेगमेंट की ओर बढ़े तो साल 2008 में फाइनली काफी ज्यादा सुनने और दर दर की ठोकरें खाने के बाद मार्वल ने आयरन मैन पर खुद एक मूवी निकाली,
बस अपने टॉयज की सेल्स बढ़ाने के लिए। पर हुआ क्या, आज वो तो हमारे सामने ही है। मतलब यार लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई ऐसा सुपर हीरो भी हो सकता है। मतलब ये बस एक आम सा इंसान था जिसने अपने दिमाग की वजह से एक एडवांस हवा में उड़ने वाले आर्मर को बना लिया था। अब इसी कारण से उस टाइम के बाकी के सभी पॉपुलर सुपर हीरोज लाइक सुपरमैन, बैटमैन एंड स्पाइडरमैन के मुकाबले आयरन मैन से लोगों का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। मतलब ना जाने कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने आयरन मैन को देखकर इंजीनियर बनने का फैसला किया। अब आयरन मैन 1 मूवी मार्वल की उम्मीद से कई गुना बेहतर परफॉर्म कर गई थी, तो अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो इस मूवी के प्रॉफिट से जनरेट हुए पैसों से अपना कर्जा माफ करके फिर से अपनी उसी कॉमिक बुक वाली दुनिया में चला जाए, या फिर वो एक बार फिर से रिस्क लेकर आयरन मैन 1 के फैंस की सुनकर एक और मूवी बनाए। एंड फाइनली मार्वल ने ये डिसाइड किया कि वो आयरन मैन 1 का पार्ट 2 लाएगा, और साल 2010 में मार्वल अपनी आयरन मैन 2 लाता है। और यार ये मूवी भी छप्पड़ फाड़ के कमाई करती है। और इसके बाद मार्वल ने अपने 2 और कैरेक्टर्स कैप्टन अमेरिका एंड थॉर पर भी मूवी बनाई, और वो मूवीज भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड यार इन चारों मूवी से बैंक करप्ट मार्वल रातों रात मालामाल बन गया था। और जब उसने 2012 में अपने इन चारों कैरेक्टर्स को साथ मिलाकर द एवेंजर्स बनाई, तो फिर तो उसे रियलाइज हो गया था कि भैया अब यही उसका असली मकसद है। मतलब 2008 से 12 के इन सिर्फ 4 सालों में मार्वल एक भिखारी से राजा वाली पोजीशन पर आ गया था। मतलब अब मार्वल दुनिया का नंबर 1 स्टूडियो MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया था। एंड यार इसके बाद तो मार्वल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और 2019 में अपनी एवेंजर्स एंड गेम से तो इतिहास ही रच दिया। मतलब अब तो शायद जो स्टूडियोज एंड डायरेक्टर्स आयरन मैन पर मूवी बनाने के लिए मना कर रहे थे वो फूट फूट कर रो रहे होंगे। अबे साले, अरे जस्ट किडिंग गाइस। अब वैसे अगर इसकी स्टोरी से सीख ली जाए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब अगर मार्वल कभी बैंकरप्ट ना होता तो वो कभी इस फिल्म इंडस्ट्री वाली फील्ड में कदम ही ना रखता। और अगर 2005 में वो दूसरे स्टूडियोज मार्वल को मूवी बनाने के लिए मना ना करते तो आज दुनिया का नंबर 1 स्टूडियो MCU नहीं होता। अब वैसे यार अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम्हें पर्सनली ये भी रिकमेंड करूंगा कि तुम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की भी स्टोरी वाली वीडियो देखो। मतलब यार बंदे ने जो अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, लिटरली अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का हार मान लेता। अब वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।